हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड का जो बुक है, हम लोग उस क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं उस बुक से। और उसका हेडिंग है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो हम लोग इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोग समझने का प्रयास किए थे कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं वो क्यों भारत में आए। तो हम लोगों ने देखा था कि अपना व्यापार करने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में आने का, व्यापार करना। और व्यापार करने के लिए उन्होंने नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज की और खास करके समुद्री व्यापारिक मार्गों की खोज करने का प्रयास किया। तो खोज करने के पीछे रीजन क्या था, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने का प्रयास किया। और मैप में ये भी समझाने का प्रयास किया था कि विश्व में कितने महादेश हैं और कितने महासागर है और कौन से महादेश कहाँ पे स्थित है। मुख्य अगर देशों की बात करें तो उन महादेशों में कौन कौन से मुख्य देश हैं, इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, जो कि बहुत ही जरूरी था इस चैप्टर को समझने के लिए। और अभी हम बात करें तो ये समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस था और क्यों इनके बीच में बहुत सारे युद्ध हुए और फिर इंडिया के ऊपर उनके युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इन सभी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में, कि ये कब हुई थी, क्यों हुई थी और कहाँ की ये कंपनी है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा, यानी कि चैप्टर 2 का पहला जो वीडियो है हमारा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लीजिए। वो पहला वीडियो समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। वो बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ों को कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, उन्हें ये बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो कर रहा है क्या कि 31 दिसंबर, कब की बात है, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने, बोला है क्या कि 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है कि 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये इसको किसने किया था, तो इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने किया था। कहां पे किया था, तो लंदन में किया था। कहां पे किया था, लंदन। और बताइए तो लंदन है क्या, इंग्लैंड का क्या है लंदन। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि लंदन क्या है इंग्लैंड का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है क्या कि इंग्लैंड की जो महारानी थी, जिनका नाम क्या था, एलिजाबेथ प्रथम। आपको याद रखना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो इंग्लैंड की जो महारानी थी वो कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व यानी कि एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। अब ध्यान से समझने वाली बात है, ये जो सेंटेंस है ना बहुत ही जरूरी है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। क्या है, क्या बोला जा रहा है, तो आप देखोगे तुम लोग क्या देख रहे थे दोस्तों कि इंग्लैंड में 31 दिसंबर 1600 को क्या स्थापित होता है, तो इंग्लैंड में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापित होता है किसका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EEIC बोलते हैं। अब देखो, जब EEIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी 31 दिसंबर 1600 को, उस समय ब्रिटेन यानी कि जो इंग्लैंड है उसकी महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ फर्स्ट थी। अब एलिजाबेथ फर्स्ट के पास, अब देखो ये लोग करते क्या है कि जो इंग्लैंड के कुछ व्यापारी थे, वो जब ये कंपनी बनाया EEIC, इस कंपनी की मान्यता के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं, ब्रिटेन की महारानी के पास जाते हैं, एलिजाबेथ फर्स्ट के पास। और जो एलिजाबेथ फर्स्ट है वो क्या करते हैं, इनको मान्यता दे देती है। क्या मान्यता देती है कि आप ईस्ट कंट्रीज के साथ क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अब ईस्ट कंट्री और वेस्ट कंट्री के बारे में बात करें तो आपको पता होगा ईस्ट और वेस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है, ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज। तो आप देखोगे, आप बहुत बार सुने होंगे पूरब के देश, पश्चिमी देशों का जो संस्कृति है, पश्चिमी देशों की हमारे कैसा कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि इंडिया जो है वो, इंडिया और भी जो देश है वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। और वेस्टर्न कल्चर, आप जनरली ये सुने होंगे कि वेस्टर्न कल्चर, तो ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप देखोगे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये ग्लोब है, ग्लोब के बारे में बात करते हैं, ये ग्लोब है। ग्लोब पे हम देखते हैं कि जो काल्पनिक रेखा अर्थ को बीचों बीच से डिवाइड करती है, ईस्ट टू वेस्ट, उसे क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी रेखा भी होती है जो ग्लोब में मतलब नॉर्थ टू, यानी कि नॉर्थ मतलब उत्तरी और दक्षिणी के बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। और जो भूमध्य रेखा उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो एक ये लाइन ड्रॉ किया जाता है
ईस्ट टू वेस्ट। आप मैप अगर हम बात करें, अगर मैप देखने का डायरेक्शन आपको पता होगा तो हम लोग जब कोई भी मैप देखते हैं तो ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, और राइट हैंड वाला पार्ट होता है उसे ईस्ट बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है उसे वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो तो कि एक लाइन जो वेस्ट टू ईस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। और एक जो लाइन होता है अर्थ, मान लो ये ग्लोब है तो उसके ऊपर नॉर्थ टू साउथ आता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। अब देखो ये जो देशांतर रेखा है ना वो सब तो समान है, तो इसके लिए होता ये है कि एक देशांतर रेखा को ऐसा माना गया है, जैसे मान लो वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप पे ये जो देशांतर रेखा है वो कहीं ना कहीं से किसी भी देश से होकर के तो गुजर ही रही होगी, इंडिया से भी गुजर रहा होगा, और इंग्लैंड से भी होकर गुजर रहा होगा, अफ्रीका से भी होकर गुजर रहा होगा। तो ये जो देशांतर रेखा है ना, तो जो जियोग्राफर है ना उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी देशांतर रेखा जो कहाँ से गुजर रही होगी, इंग्लैंड से गुजर रही होगी। कहाँ से गुजर रही होगी दोस्तों, इंग्लैंड से गुजर रही होगी। ऐसी देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के लंदन से होकर गुजर रही है, ग्रीनविच से, उसे क्या मान लिया गया, उसे मान लिया गया 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के ईस्ट साइड वाला, अब देखो तो ये बीचों बीच से अगर जिसे 0 डिग्री मान लिया गया तो ये जो देशांतर रेखा है ये वेस्ट साइड में होगा, है ना, ये जितने भी देशांतर रेखा है वो वेस्ट साइड में, और ये जो देशांतर रेखा होगा ये ईस्ट साइड में कहलाएगा। तो देखो तो जितने भी देश जो ईस्ट देशांतर के साइड में आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, ईस्टर्न कंट्रीज कहलाएंगे, और जो वेस्ट साइड में आ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज बोलेंगे। तो आप देखो तो कि इंडिया किस पार्ट में आता है, पूरब पार्ट में आ रहा है ना, ईस्टर्न पार्ट में आ रहा है, किससे, ग्रीनविच से, यानी कि जिसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और इसी का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, टाइम डिसाइड करने के लिए। जब यहाँ पे सूर्य लंबवत होती है तब उसे क्या बोलते हैं, 12 बजे का जो टाइम होता है इसे 12 माना जाता है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, टाइम को डिसाइड करते हैं। तो ये जो ग्रीनविच टाइम है जिसे GMT बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GMT। और इंडिया जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इंडिया जो है वो GMT से कितना घंटे आगे है या पीछे है, आपको लिख करके बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये हो गया बेसिक चीजें। अब देखो तो अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की तो कौन कौन से वेस्टर्न कंट्रीज कहलाएंगे, देखो तो वेस्ट में कौन सा है, अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, और जितने भी जो कंट्रीज ये सब क्या कहलाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज कहलाएंगे। और जो इंडिया है वो किस कंट्री के नाम से जाना जाता है, ईस्टर्न कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो देखो तो कि 31 दिसंबर 1600 को जब ये कंपनी बनी, और क्वीन एलिजाबेथ क्या देती है इसे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ट्रेड करने का, व्यापार करने का एकाधिकार मिलता है। किससे, पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाता है, एकाधिकार मिल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अच्छा एकाधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एकाधिकार को इंग्लिश में मोनोपोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोपोली, एकाधिकार। मतलब एक ही कंपनी क्या करेगी, इंग्लैंड से मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, यानी कि इन कंट्रीज के साथ क्या करेगी, व्यापार करेगी। और भी इंग्लैंड से कोई दूसरा कंपनी नहीं बनेगा जो क्या कर सके, ये इंडिया में और इंडिया के से रिलेटेड जितने भी से जुड़े हुए और भी जो ईस्टर्न साइड में जितने भी देश है उनके साथ व्यापार करेगा, उसको वहाँ की इंग्लैंड की जो सरकार है उसे मान्यता नहीं देगी, सिर्फ एक कंपनी होगी। ये कहलाता है क्या, मोनोपोली कहलाता है। तो मोनोपोली जो है वो कितने वर्षों के लिए मिला था, 15 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए मिला था। कितने ईयर्स के लिए मिला था, 15 ईयर्स, 15 सालों के लिए। किससे मिला था, क्वीन एलिजाबेथ से। आप देखो कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब यानी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार देता है, मोनोपोली देता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या करा है कि इसका मतलब था, क्या मतलब था, इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। हमने अभी आपको समझाया, ठीक है, कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है। अब देखो इस तरह यह कंपनी भारत से चीजें खरीदकर यूरोप में ज्यादा कीमत पर क्या कर सकती थी, बेच सकती थी। अब देखो मोनोपोली देने के पीछे रीजन क्या था, मोनोपोली क्यों दिया गया, एकाधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों मिला, तो उसके पीछे रीजन ये है कि अगर ये एक कंपनी होगी तो एक कंपनी, अगर मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी होगी इंग्लैंड से, यही आएगी इंडिया से सामान खरीदेगी और ले जाकर के कहाँ बेचेगी, यूरोपियन मार्केट में, सॉरी इंग्लैंड में के बाजारों में बेचेगी। अब अगर सोच के देखो दूसरा कंपनी आ जाए, तीसरा कंपनी आ जाए, चौथा कंपनी आ जाए इंग्लैंड से ही और इंडिया से वो भी सामान खरीदे और ले जाकर के इंग्लैंड के मार्केट में बेचे, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा या नहीं होगा। और जब कंपटीशन होगा तो जो प्रॉफिट होना चाहिए वो क्या वो एक उन लोगों को होगा, नहीं होगा। उनको अपना सामान क्या करना पड़ेगा, सामान का जो प्राइसेस है वो डाउन करना पड़ेगा, और जब डाउन करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो इंग्लैंड की सरकार को भी क्या है, मुनाफा, टैक्स कम मिलेगा। इस चीज को देखते हुए जो इंग्लैंड की महारानी है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को क्या देती है, मान्यता देती है, क्या करने के लिए, पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ये रीजन था। आगे देखो,
लेकिन जरा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली कोई अन्य दूसरी कंपनियां नहीं थी? बिल्कुल थी। अब देखो इंग्लैंड से ना, देखो अगर इसे मोनोपोली मिला तो सिर्फ इंग्लैंड की सरकार ही ना अपने देश में रोक सकती है मतलब दूसरे कंपनियों को स्थापित होने से और इंडिया के साथ ट्रेड करने से। लेकिन क्या दूसरे देश के जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, या फिर स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये तो दूसरे कंट्रीज, तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अपना कंपनी बना करके इंडिया से ट्रेड कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से कोई भी व्यक्ति जो है वो व्यापार नहीं कर सकता था इंडिया के साथ, ये इसका मतलब हुआ। पुर्तगाल तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। इसके साथ ही इंग्लैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारी कंपनियों के हित भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। यानी कि ये जैसे कि हमने कौन कौन से देशों के बारे में पढ़ा, तो जैसे कि फ्रांस हो गया, डेनमार्क हो गया, यहाँ के भी जो कंपनियां थे वो इंडिया में आकर के क्या करने लगी, व्यापार करने लगी और वही सामान खरीदती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी। तो अब देखो तो यहाँ पे कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? अब देखो कि इंडिया में वो भी सामान खरीदने आ रहे हैं और एक और जो कंपनी है वो भी इंडिया में सामान वही खरीदने आ रही है, तो इससे होगा क्या, दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। सामान खरीदने का, बेचने का तो अलग अलग मार्केट में बेच लेंगे लोग, लेकिन सामान खरीदने वाले जगह पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि आप सामान लेकर के, कोई सामान लेकर के बैठ रहे हो, मान लो चावल बेच रहे हो आप, और चावल बेचने और खरीदार अलग अलग तरीके के खरीदार आ जाएंगे, तो आपका क्या होगा, भाव बढ़ेगा। आप चावल का प्राइस क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि खरीदार बहुत सारे हैं। तो इससे क्या होगा, इंडियन लोगों को प्रॉफिट होने लगेगा, इंडियन जो फार्मर्स है उनको प्रॉफिट होगा, जो स्पाइस ग्रोवर हैं, जो मसाले उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सोच के देखो तो कि जो यूरोपीय कंपनी है, क्या वो चाहेंगे कि इनके बीच में कंपटीशन हो और प्राइस बढ़ जाए और उन्हें ज्यादा दामों पर खरीदना पड़े, और जो अगर ये ज्यादा दामों पर खरीदेंगे तो फिर वहां ले जाकर के अगर वो बेचना चाहें तो उन्हें प्रॉफिट कम होगा। तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि हम अपने सामने कंपटीटर खत्म कर दें, सिर्फ एक ही व्यक्ति खरीदने वाला सामान होगा, जिससे कि प्राइस अपने मनमाने तरीके पे फिक्स करेंगे और वो सामान खरीदेंगे। तो ये कंपटीशन था। बोला है क्या कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें जैसे कि बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि खरीदती थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो यूरोपीय कंपनियां थी वो कौन से सामानों का व्यापार करने के लिए आती थी, कौन से सामान खरीदना चाहती थी इंडिया से, कौन से ऐसी वस्तुएं थी जो यूरोपियन व्यापारी इंडिया से खरीदना खरीदते थे। तो है क्या, बारीक सूती कपड़े यानी कि कॉटन क्लोथ जिसे बोलते हैं, रेशम हो गया, मलमल हो गया, नील हो गया, सोरा हो गया, इन सारे सामानों को इंडिया से खरीद करके वो कहाँ बेचते थे, यूरोपीय बाजारों में बेचते थे। यूरोप में सूती कपड़ों का, बोला है क्या कि यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं होता था। तो जो सूती कपड़े उन्हें रिक्वायर्ड होता था वो कहां से खरीदते थे, इंडिया से खरीदते थे। वहां सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा ऊनी वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में जाड़ों में भी यूज किया जाता था। उससे ऊनी कपड़े पहनने ज्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। पूरे यूरोप में भारत के मसालों की बहुत ज्यादा मांग थी। तो हमने क्या देखा कि सूती कपड़े का डिमांड था यूरोपीय मार्केट में, मसालों का ज्यादा डिमांड था। और बोला है क्या कि ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों को भोजन में मांस का उपयोग काफी होता था, जिससे स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बनाए रखने के लिए इन मसालों का ये लोग क्या करते थे, उपयोग करते थे। यानी कि पहला चीज कि टेस्टी बनाना है मांस को तो वो लोग मसाले चाहिए। दूसरा, मसाले से अगर मैरिनेट करके रख दे मीट को तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो ये भी एक रीजन था। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग क्या कर सकते थे, मांस खा सकते थे। इसलिए अब मांस की उन्हें मसालों की जरूरत थी और मसाले कहाँ से उन्हें मिल रहा था, भारत से मिल रहा था। अब देखो एक यहाँ पे टर्म है, इन्हें भी जाने, वो है क्या, वाणिज्यवाद। तो वाणिज्यवाद समझना बहुत जरूरी है। वाणिज्यवाद कहते किसे हैं, ठीक है, कॉमर्शियलिज्म जिसे बोलते हैं। तो देखो कर है क्या कि वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से, समझो वाणिज्यवाद है क्या। तो वाणिज्यवाद एक ऐसी थिंकिंग है, एक ऐसी विचार है जिसमें लाभ कमाने का उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियां आती है। यानी कि व्यापार हम क्यों कर रहे हैं, किसी की भलाई करने के लिए नहीं कि यहाँ पे 100 रुपए का सामान खरीदे, 100 रुपए का सामान इंडिया से खरीदे और इंग्लैंड में जाकर के 100 रुपए में बेच दिए। तो ये वहां की जनता को क्या होगा, भलाई हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी। मतलब लोगों को देखो तो इंडिया से सामान खरीद के लाए और 100 रुपए में ही बेच दिए। तो बताओ तो ये प्रॉफिट करने का मोटिव है, नहीं। तो वाणिज्यवाद उसे नहीं बोलेंगे। वाणिज्यवाद क्या होगा, ये 100 रुपया में सामान खरीदे और 500 रुपए में बेचे। कितने में बेचे, 500 में बेच दे, जिससे कि क्या हो, प्रॉफिट हो। कितने का, 400 का प्रॉफिट हो। तो ये जो थिंकिंग है इसी को क्या बोलते हैं, वाणिज्यवाद बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यापार जिसमें क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, मुनाफा कमाना, इसी को क्या बोलते हैं, वाणिज्यवाद बोलते हैं। अब देखो कर है क्या
जो वाणिज्यवाद है, इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा इसके पास जमा मूल्यवान धातुओं विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। अब ये भी बात आती है कि किस देश की जो संपदा है, संपदा का मतलब जो भी धन है, उसके पास कितना जमा मूल्य धातु है, यानी कि खास करके स्वर्ण वो कितना रखे हुए हैं, वो उतना धनवान समझा जाता था। ठीक है, ये है वाणिज्यवाद का कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ते हैं। क्या तो बोला है क्या कि जाड़े के मौसम में भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का वो लोग प्रयोग कर सकते थे और प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे। इसी तरह नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था। अब देखो, यूरोप के जो लोग थे वो कपड़ों को कलर करने के लिए क्या करते थे? नील का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? कपड़ों को कलर करने के लिए नील का। सोरा बारूद बनाने के काम आता था, और सोरा जो खरीदा जाता था इंडियन मार्केट से, उसका यूज क्या किस चीज के लिए करते थे? बारूद बनाने के लिए। यूरोप में इन सभी चीजों का अभाव था, यानी कि यूरोप में ये सारी चीजें नहीं मिलती थी। कौन सी नहीं मिलती थी? तो सूती कपड़े, सूती वस्त्र नहीं मिलते थे, नील नहीं मिलता था, मसाले नहीं मिलते थे। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीजें भारत के लोगों के काम आती थी। अब देखो, जो यूरोपियन लोग हैं वो उन लोगों को जो सामान की आवश्यकता है वो भारत में तो मिल जा रही है, लेकिन भारत के जो लोग हैं, यूरोप में जो सामान बनाई जा रही है उनका उपयोग भारत के लोग नहीं करते थे। तो अब देखो तो कि अब व्यापार करना चाहोगे तो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए कोई ना कोई दूसरा साधन लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूरोप के जो व्यापारी है वो यूरोप से सामान ला करके इंडिया में बेच दे और उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे इंडियन सामान खरीदे और यूरोप में ले जा करके बेच दे। तो ये तो हो नहीं रहा था। तो इसके लिए था क्या? तो वो लोग करते क्या थे? तो इसलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी देकर भारत से क्या करती थी? सामान खरीदती थी। बिल्कुल आपको यही करना पड़ेगा, सोना और चांदी लाइए, क्योंकि सोना चांदी तो इंडियन लोग ले लेंगे, लेकिन आप जो सामान बना रहे हो, यूरोप में जो सामान बन रहा है वो सामान इंडियन लोगों को कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो वो लोग क्यों लेंगे? तो उसके लिए उसके जगह पे उन्हें वो लोग क्या लाते थे? जो यूरोपीय कंपनियां थी वो अपने साथ क्या लाती थी? सोना और चांदी लेकर के आती थी और इंडियन फार्मर्स को, इंडियन मर्चेंट्स को वो लोग सामान देते, सोना चांदी देते थे और सामान खरीद करके ले जा करके यूरोपीय मार्केट में बेचने का काम करते थे। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी कि कौन कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा आप देखोगे तो भारत के कारीगरों एवं छोटे व्यापारियों को होता था। जाहिर सी बात है कि अब इतना सारा सोना आ रहा है और ये सामान अपना बेच रहे हैं। कोई भी देखो, कोई भी फार्मर होगा या फिर कोई भी जो छोटा कारीगर होगा, अगर वो सामान बना रहा है तो वो क्या चाहता है कि मेरा सामान जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बिके। जो मसाला उत्पादन करने वाला किसान है, जो और भी सूती वस्त्र बनाने वाला जो कारीगर है, जो कॉटन उपजाने वाला किसान है, वो क्या चाहेगा कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें वो सब के सब सामान बिक जाए, सब लोग खरीद ले। और यही हो रहा था। यूरोपीय व्यापारी आते थे और इंडियन सामान को खरीद करके ले जाते थे और उसके बदले में क्या लाते थे? सोना चांदी लाते थे। तो स्टार्टिंग वाले फेज में आप देखोगे कि इस व्यापार से किसको फायदा हो रहा था? इंडियन लोगों को फायदा हो रहा था, इंडिया को फायदा हो रहा था। इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में क्या रही थी? सोना चांदी आ रहे थे। तो ये स्टार्टिंग वाला जो फेज हमारा रहता है व्यापार का, यूरोपीय देशों के साथ जो हमारा व्यापार हुआ, उसमें इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उनका सामान तैयार होने के पहले ही बिक जाया करता था और वो काफी अच्छे दामों पर बिकता था। तो सोच के देखो, स्टार्टिंग वाले फेज में बहुत प्रॉफिट हुआ। मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी था। क्या दूसरा पक्ष था? कि जो कंपनी ज्यादा वस्तुएं लेकर यूरोप के बाजार में जाती थी उससे ज्यादा मुनाफा होता था। साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तुएं एक से ज्यादा कंपनी बेचती थी तो उसे उस वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाती थी। जाहिर सी बात है कि आप भी कपड़ा बेचने चले और 5 लोग और कपड़ा बेच रहे हैं वही सामान, तो क्या उसका प्राइस कम होगा या नहीं होगा? खरीदार कम हो जाएंगे। इसलिए ये कंपनियां हमेशा इस प्रयास में रहती थी कि दूसरी कंपनी के मुकाबले से बाहर कर दें, यानी कि अगर ये मार्केट में नहीं रहेगा, नहीं बेचने जाएगा, तो हम अकेले बेचेंगे और जितना मनमाने तरीके से प्राइस फिक्स करेंगे और लोगों को बेचेंगे और उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये रीजन था। ज्यादा मुनाफे कमाने तथा बाजार पर एकाधिकार करने की होड़ में इन कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े भी होने लगे। अब देखो, आपस में ही ये कंपनियां क्या करने लगी? लड़ने लगी। किस लिए? तो इसलिए कि इनको मार्केट से क्या कर देना है, इनको बाजार वाला जो कंपटीशन है उससे बाहर कर दो और अकेले सामान बेचो। अकेले सामान बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखो, इन कंपनियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था उसे जहाजों पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। उस वक्त इस शब्द का अर्थ वस्तुएं बनाने की जगह से न होकर ऐसे गोदाम से था जिसकी किलेबंदी हो सके, जो दीवारों से घिरा हो और जहां आक्रमणकारी से बचाव हो सके। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि फैक्ट्री का मतलब क्या है। आज हम बोले अगर फैक्ट्री
अगर बोले कि बिहार में फैक्ट्री की कमी है, तो फैक्ट्री की कमी का मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज की कमी है, यानी कि सामान यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने की व्यवस्था नहीं है, मशीनें नहीं है, तो इसे बोलेंगे फैक्ट्री। लेकिन उस समय की बात करें जब ये ब्रिटेन और ये जो भी व्यवस्था चल रहा था 1600 1700 17वीं से 18वीं शताब्दी की बात करें, तो फैक्ट्री का मतलब इंडस्ट्री से नहीं होता था, फैक्ट्री का मतलब होता था एक गोदाम से। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया भी है, अगर आप पहले वीडियो को देखोगे तो उसमें हमने बताया कि फैक्ट्री का मतलब क्या है, गोदाम, जहां से वो सामान खरीद के लाएं और स्टॉक करने वाली जो जगह होती थी उसे फैक्ट्री बोलते थे। और वो कैसा होता था, तो किले बंद होता था। कैसा होता था, किले बंद होता था। मतलब क्या होता था, ये खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। उस समय इसका मतलब क्या होता था कि किले बंदी होती थी और जो दीवारों से क्या रहता था, घिरा हुआ रहता था, जिससे कि आक्रमणकारी जो है वो अटैक ना कर सके और ये सामान सुरक्षित रहे, तो उसे फैक्ट्री बोलते थे। आगे बढ़ते हैं क्या कि इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सैनिक की भर्ती की जाते थे, जिन्हें यूरोपीय तरीकों से ट्रेनिंग दी जाती थी। संख्या में कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिकों के मुकाबले क्या थे, ज्यादा दक्ष थे। मतलब ये जो फैक्ट्री में सेना रखी जाती थी, क्या करने के लिए, गोदाम को सुरक्षित रखने के लिए कि जी आक्रमणकारी आकर के सामान न लूट ले, सामान को बर्बाद न कर दे, इसके लिए वो लोग क्या रखने लगे, नियमित तौर पे सेना रखने लगे। और सेना के लोग क्या करते थे, ट्रेनिंग करते थे। और ऐसा देखा गया कि इन लोगों की जो सेना होती थी इतने अच्छे तरीके से ट्रेंड करते थे कि बहुत सारे ऐसे राजा के जो